हमारे देश में कई सारे किसान लाखों और करोड़ों रुपए ग्रीन हाउसेस के पीछे और महंगे टेक्नोलॉजीज के पीछे लगाते हैं, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपए भी नहीं निकाल पाते हैं। इसके पीछे ये कारण नहीं है कि ग्रीन हाउसेज एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्रीन हाउस या किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी लगाने के पीछे का इंटेंशन और एजुकेशन क्लियर नहीं था। दोस्तों, आज के दिन में भी मुझे बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं कि मुझे ग्रीन हाउस लगाना है, हाईटेक एग्रीकल्चर शुरू करना है, लेकिन मैं उनसे बात करके समझता हूँ कि उनकी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। अगर हम अपने देश में एग्रीकल्चर के इतिहास को देखें तो हमारे देश में ज़्यादातर ग्रीन हाउसेस फेल हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीन हाउस लगाने के पीछे या किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के पीछे किसान का इंटेंशन क्लियर नहीं था। आज का वीडियो का उद्देश्य है कि आप सभी को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में एक बेसिक एजुकेशन देना और हमारे देश में किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में सिखाना, क्योंकि अगर आप ग्रीन हाउस या एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो ये एक महंगा अफेयर है, इसमें काफ़ी पैसा लगता है, तो अपना बेसिक एजुकेशन क्लियर ज़रूर कीजिए। कोई भी ग्रीन हाउस एक जादू की छड़ी नहीं होती है। एक ग्रीन हाउस केवल किसान के लिए एक टूल है और किसान का जॉब होता है इस टूल का सही प्रयोग करके अपना उत्पादन और इनकम बढ़ाना। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारे देश में अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से कौन सा टेक्नोलॉजी और कौन सा स्ट्रक्चर आपको अपनाना चाहिए। तो अगर आप अपना खेती में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आप लाखों और करोड़ों रुपए बचा पाएंगे। हमारे देश में खेती ब्रॉडली 2 कैटेगरी में होती है। सबसे पहले ओपन फील्ड, जहाँ क्रॉप पूरी तरीके से एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है और एकदम बेसिक कंट्रोल आप दे सकते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी से। और दूसरा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जहाँ पर हम इन जैसे स्ट्रक्चर्स में प्लांट के लिए ऑप्टिमल ग्रोइंग कंडीशंस क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन केवल ग्रीन हाउसेज में नहीं बल्कि ओपन फील्ड में भी हो सकता है। प्लास्टिक मल्च, ड्रिप इरिगेशन, इंसेक्ट नेट और क्रॉप कवर जैसे लो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के सहायता से। दूसरी ओर पर ग्रीन हाउस और नेट हाउस जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बजट, टेम्परेचर और क्लाइमेट और क्रॉप के हिसाब से सही टेक्नोलॉजी का चयन करें। ज़्यादातर लोग को हमारे देश में लगता है कि ग्रीन हाउसेज एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है और ग्रीन हाउसेज काम नहीं करते हैं। आज के वीडियो में हम ग्रीन हाउस के फंडामेंटल्स को समझेंगे। हम समझेंगे कि हमारे देश में कितने प्रकार के ग्रीन हाउस होते हैं या कितने प्रकार के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको आपके फसल और रीजन के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, एक ग्रीन हाउस का मेजर रोल क्या होता है, और सबसे ज़रूरी, यदि आप एक ग्रीन हाउस लगा रहे हैं तो कौन से फाइन डिटेल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। यदि आप ये सारे पॉइंट समझ गए तो मैं वादा करता हूँ कि आप ग्रीन हाउस लगाकर फेल नहीं करेंगे और आपका पैसा बचेगा। अलग अलग तरह के ग्रीन हाउस समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक ग्रीन हाउस या किसी भी प्रकार का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। किसी भी ग्रीन हाउस का मेजर उद्देश्य होता है प्लांट के ग्रोइंग कंडीशंस को कंट्रोल करना। अब जो प्लांट्स के नेचुरल ग्रोइंग कंडीशंस होते हैं उसे आप ऑप्टिमाइज और आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं प्लांट के लिए घर बनाकर। तो फिर क्या है ये ग्रोइंग कंडीशंस जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, रेनफॉल। क्या आपके प्लांट को बारिश से खतरा है और आप उसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ लाइट, आपके प्लांट को प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी लाइट की ज़रूरत है। टेम्परेचर, हर क्रॉप के लिए एक अलग ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। क्वालिटी ऑफ लाइट, लाइट के अलग अलग भाग का अलग फंक्शन होता है प्लांट के लिए। आपके प्लांट के लिए आप कैसे क्वालिटी ऑफ लाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी, आपके हवा में कितना पानी है, इससे आपके बेसिक प्लांट प्रोसेस इम्पैक्ट होते हैं। लीफ टेम्परेचर, अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो आपका लीफ टेम्परेचर ऑप्टिमल होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन रेट, आपके प्लांट का पानी लेने का और पानी देने का एफिशिएंसी कितना है। वेंटिलेशन, आपके प्लांट को प्रॉपर प्रोसेस के लिए सही वेंटिलेशन की ज़रूरत है। इंसेक्ट और डिजीज़, प्लांट्स को कई सारे पेस्ट और डिजीज़ से खतरा होता है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। डे लेंथ आवर, यानी कि आपको आपके प्लांट को एक दिन में कितने समय के लिए लाइट देना है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बेसिक फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्या आप CO2 लेवल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ग्रोइंग मीडिया, ECPH और रूट जोन, अगर आप हाइड्रोपोनिक्स करें तो आपको रूट जोन के ओवर भी कंट्रोल मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लांट के इन ग्रोइंग कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना किसी भी प्रकार के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मेजर स्कोप होता है और इसीलिए हम कोई भी स्ट्रक्चर लगाते हैं। अब दोस्तों, आपने ग्रीन हाउस का पर्पस तो समझ लिया है, लेकिन दूसरा और भी ज़रूरी चीज़ जो आपको समझना है कि एक प्लांट कैसे काम करता है, प्लांट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा, ग्रीन हाउस एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट को बेहतर बनाएंगे। किसान भाई और बहनों, किसी भी प्लांट के 3 मेजर फंक्शन होते हैं।
जिसको आप खुद से रिलेट करके बहुत आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन प्लांट फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और पानी का इस्तेमाल करके सूर्य के किरणों की सहायता से प्लांट अपने पत्तों में क्लोरोफिल यूज़ करके खाना पकाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम रॉ मटेरियल यूज़ करके खुद के लिए खाना पकाते हैं, ये प्लांट का एक बहुत बेसिक और ज़रूरी स्टेप है। दूसरा प्रोसेस रेस्पिरेशन। अब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस यूज़ करके खाना पका तो लिया है, अब इस खाना को उसे ब्रेक डाउन करना है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तब होता है जब प्लांट को लाइट नहीं मिलता, यानी कि जब सूर्य के किरणें प्लांट तक नहीं पहुंचते हैं। इसी रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो यूज़ होता है प्लांट के ग्रोथ में, स्टेम डेवलपमेंट में, लीफ डेवलपमेंट में, फ्रूट डेवलपमेंट में। ये है दूसरा और एक बहुत ज़रूरी स्टेप। ठीक उस प्रकार जब हम खाना खा लेते हैं, उस खाना का ब्रेकडाउन हमारे शरीर में होता है, जिससे हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा मसल टिश्यू रिपेयर होता है, जिससे हमारा बॉडी बनता है। तीसरा और सबसे ज़रूरी प्रोसेस जो कि है प्लांट ट्रांसपिरेशन। अब दोस्तों, प्लांट को हम ड्रिप के सहायता से पानी देते हैं। प्लांट ये पानी इस्तेमाल करता है रूट्स में अपने रूट डेवलपमेंट के लिए। प्लांट ये पानी इस्तेमाल करता है न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, और फिर ये पानी अपने लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ करता है हवा में वाटर वेपर के रूप में। अब दोस्तों, यदि आपके प्लांट में ट्रांसपिरेशन सही से हो रहा है, तब आपके रूट से न्यूट्रिएंट अपटेक सही से होगा, आपका लीफ टेम्परेचर सही होगा, और सबसे ज़रूरी आपके ग्रीन हाउस या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसे आप मैनेज कर पाएंगे। तो यदि ये 3 प्रोसेस आप समझ जाएं, तो आगे आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर टाइप इन 3 प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। किसी भी प्रकार की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर, चाहे वो नेचुरली वेनेटेड पॉली हाउस हो, चाहे वो फैन एंड पैड सिस्टम हो, चाहे वो नेट हाउस हो, चाहे वो टनल हो, उन सभी का एक कॉमन उद्देश्य होता है, जो कि है प्लांट के इन 3 प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना। उसके लिए समझते हैं कि भारत में ज़्यादातर किन प्रकार के स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। अब दोस्तों, एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस क्या होता है? नेचुरली वेंटिलेटेड मतलब इस पॉली हाउस के अंदर जो भी एयर फ्लो या एयर एक्सचेंज है वो एक नेचुरल प्रकार से हो रहा है। जो भी फ्रेश हवा है इन साइड वेंट्स के थ्रू पॉली हाउस के अंदर आता है। इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो प्लांट इस्तेमाल करता है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन करता है और अपने पत्तों के थ्रू मॉइस्चर को रिलीज़ करता है। अब जैसे ही प्लांट ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, तब पॉली हाउस के अंदर हवा गर्म होता है और ये गर्म हवा ऊपर जाकर टॉप वेंट के थ्रू निकलता है। इसे हम कहते हैं नेचुरल एयर एक्सचेंज, जिसके सहायता से हम एक NVPH के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस में प्लांट के ग्रोइंग कंडीशंस के रिलेटेड आप कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऊपर आपके एक प्लास्टिक है, तो आप प्लांट को बारिश से बचा सकते हैं, जो कि ओपन फील्ड में एक बहुत बड़ा खतरा होता है किसानों के लिए। दूसरा, लाइट। आपके प्लांट को कितना लाइट मिले आप कंट्रोल कर सकते हैं लाइट ट्रांसमिशन और लाइट डिफ्यूजन को कंट्रोल करके, और किस प्रकार का लाइट मिले ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अलग प्रकार के प्लास्टिक्स और शेड नेट्स का इस्तेमाल करके। हर एक प्लांट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक DLI मीटर की सहायता से हम इस लाइट को मेजर कर सकते हैं, और जितना लाइट मिल रहा है एक दिन में उस हिसाब से अपने शेड नेट ऑपरेशन को मैनेज करके प्लांट को एग्जैक्टली उतना लाइट दे सकते हैं। एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस में आप साइड में इन प्रकार के इंसेक्ट नेट्स की सहायता से अपनी क्रॉप को बाहर से आने वाले पेस्ट से बचा सकते हैं। अब दोस्तों, भारत में ज़्यादातर स्टेट्स में आप आराम से एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लाइट का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। हमारे देश में कई सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। यदि आप एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, या फिर आपको प्लांट के अलग अलग स्टेज पे प्रिसाइज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए, तब उस सिचुएशन में एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा आपके लिए। दूसरी ओर पर अगर आपका बजट कम से कम 40 से 50 लाख रुपए स्टार्टिंग होना चाहिए एक NVPH के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग रेट एक पॉली हाउस का कम से कम 700 से 800 रुपये स्क्वायर मीटर होता है। अगर ये आपके बजट के बाहर है तो मैं रेकमेंड करूँगा वीडियो में आगे जो सोल्यूशंस का हम बात करेंगे उसे आप कंसिडर करें। अब दोस्तों, भारत में एक और टेक्नोलॉजी जो बहुत सारे किसान धीरे धीरे यूज़ कर रहे हैं वो है नेट हाउसेस। ज़्यादातर ओपन फील्ड किसान भी आज के डेट में नेट हाउस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत एडवांटेज मिल रहे हैं और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। भारत में ज़्यादातर 3 प्रकार के नेट हाउस होते हैं। सबसे पहला एक केबल पोस्ट नेट हाउस, दूसरा पाइप पर्लिंग नेट हाउस, और तीसरा डोम शेप नेट हाउस। अब किसान भाई और बहनों, प्लांट के किन किन ग्रोइंग कंडीशंस को हम एक नेट हाउस के सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है
कि नेट हाउस में अलग अलग लेयर आप बना सकते हैं। आपके टॉप पे एक सिंगल लेयर हो सकता है, उसके नीचे एक सेकेंडरी लेयर शेड नेट हो सकता है और उसके नीचे एक थर्ड लेयर भी कई सारे लोग डालते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर में कोई भी प्लास्टिक नहीं होता। आपके साइड्स में भी ज़्यादातर लोग इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेस्ट नेट हाउस के अंदर नहीं आए। तो सबसे पहले जब हम रेनफॉल का बात करते हैं, नेट हाउस आपके प्लांट को रेनफॉल से नहीं बचाता है। मतलब ये उन एरियाज़ में सूटेबल नहीं है जहाँ पर ज़्यादा बारिश है, या फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं केवल इन सीज़न प्रोडक्शन के लिए जब मॉनसून्स नहीं हो। अब हम अगर लाइट के बारे में बात करें तो आप नेट हाउस में कितना लाइट आ रहा है और किस प्रकार का लाइट आ रहा है कंट्रोल कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन पॉली हाउस से थोड़ा कम। यहाँ पे अलग अलग शेड नेट का इस्तेमाल करके आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना लाइट आ रहा है। उदाहरण लेके अगर मैं समझाऊँ तो यदि आप एक 50% शेड नेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 50% लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं और 50% लाइट को अंदर अलाउ कर रहे हैं। अब जैसे हमने पॉली हाउस में समझा था, अगर आपको आइडिया है कि आपके प्लांट को कितना लाइट का ज़रूरत है तो DLI मीटर की सहायता से आप शेड नेट को ऑपरेट करके प्लांट को एग्जैक्टली उतना लाइट दे सकते हैं। अब यदि हम क्वालिटी ऑफ लाइट का बात करें तो जी हाँ, कलर नेट्स आते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल आज के डेट में नहीं होता है। तो मैं कहूँगा नेट हाउस में ज़्यादातर आप केवल क्वांटिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेट हाउस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि चारों ओर ये नेट से कवर होता है। इसका मतलब नेट हाउस के अंदर आपके जो प्लांट को वेंटिलेशन मिलता है वो बेहतर होता है। अब डिपेंडिंग कि आप कौन से रीजन में हैं, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको साइड में इंसेक्ट नेट लगाना है या शेड नेट लगाना है। कई सारे किसान जहाँ पर पेस्ट अटैक ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर शेड नेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपका पेस्ट अटैक ज़्यादा है तो वहाँ आप इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शेड नेट का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे वेंटिलेशन बेहतर होगा, यदि आप इंसेक्ट नेट का इस्तेमाल करें तब आपको बेहतर पेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अगर आप एक लो टू मीडियम बजट वाले किसान हैं जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है और तभी भी प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में एक स्टेप आगे लेना चाहता है, तो नेट हाउस आपके लिए एक आइडियल सोल्यूशन है। 200 रुपये स्क्वायर मीटर से लेकर के 500 रुपये स्क्वायर मीटर के रेंज में आपको अच्छे से अच्छे नेट हाउस मिल सकते हैं और आपका खेती एक लेवल ऊपर हो सकता है। तीसरा प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एक फैन एंड पैड पॉली हाउस। नेचुरली बने पॉली हाउस में हमने देखा हवा साइड से अंदर आ रहा है और ऊपर से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर हवा नेचुरली एक्सचेंज नहीं होता है। एक ओर पे आपका एक एग्जॉस्ट फैन होता है और दूसरी ओर पर आपका एक पैड होता है जिसके इस्तेमाल से आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मैनेज करते हैं। ये एग्जॉस्ट फैंस पॉली हाउस के अंदर से गर्म हवा को खींचते हैं जो पॉली हाउस के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। पॉली हाउस में एग्जॉस्ट फैंस हवा खींच देते हैं और दूसरी ओर पर ये पैड्स होते हैं। अब बाहर से इन पैड्स पर एक कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए फैन एंड पॉली हाउस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फैन एंड पैड पॉली हाउस हम उन जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब बाहर के हवा में वाटर वेपर कंटेंट कम है। जैसे ही वो वाटर वेपर या जैसे ही वो हवा इस पैड पे आता है, इस पैड पे एक कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ पानी रहता है। इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। जैसे ही उस हवा में इवेपोरेशन होता है तो वो ठंडा हवा पॉली हाउस के अंदर आता है, जिसके थ्रू आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर सकते हैं और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, फैन एंड पैड पॉली हाउस किसको लगाना चाहिए और यदि आप लगा रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, आपके एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस। फैन एंड पैड पॉली हाउस हम केवल उन एरिया में रेकमेंड करते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो। जैसे आपको मैंने समझाया, अगर आपके बाहर के हवा में वाटर वेपर कंटेंट कम हो तभी वो कूलिंग पैड के थ्रू आकर अंदर टेम्परेचर कम कर पाएगा। जितना कम आपका बाहर के हवा में ह्यूमिडिटी है उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आप पॉली हाउस के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अपने एरिया का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को एनालाइज करिए। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है एक फैन एंड पैड पॉली हाउस में, वो है आपके फैन और पैड के बीच का डिस्टेंस। अब अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके पॉली हाउस में अलग अलग टेम्परेचर के पॉकेट्स बन जाएंगे। आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जैसे हम कूलिंग पैड के पास जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा कूल रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन का इफेक्ट वहाँ रहेगा। जैसे ही हम कूलिंग पैड से दूर जा रहे हैं आपका टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। तो यदि आपके फैन एंड पैड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आपके पॉली हाउस में थोड़ा सा अनइवन ग्रोथ आ सकता है। हम रेकमेंड करते हैं कि 32 से 36 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए फैन और पैड के बीच में। अब दोस्तों, कौन से क्रॉप्स के लिए फैन एंड पैड पॉली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिस पॉली हाउस में हम हैं। यहाँ पे फैन एंड पैड पॉली हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपगेशन के लिए। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ प्लांट काफ़ी अलग अलग स्टेजेस में होते हैं और हर एक स्टेज में प्लांट का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट अलग होता है। यदि आप एक फैन एंड पैड पॉली हाउस को ऑटोमेशन के साथ कंबाइन करें तो आप इस प्रोसेस को आराम से ऑटोमेट कर सकते हैं।
तो यदि आप टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन, हार्डनिंग, किसी भी सीड प्रोपगेशन, वेजिटेबल प्रोपगेशन में हो तो फैन एंड पैड पॉलीहाउस ऑलमोस्ट एक मस्ट होता है। दूसरा, यदि आप एक्सोटिक फ्लावर्स कर रहे हैं, यदि आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए फैन एंड पैड पॉलीहाउस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को प्रिसाइजली 12 महीना कंट्रोल कर पा रहे हैं तब इससे आपका प्रोडक्शन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। अब यदि आप फैन एंड पैड पॉलीहाउस लगा रहे हैं तो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है। सबसे पहले कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है। एक फैन एंड पैड पॉलीहाउस का स्टार्टिंग रेंज कम से कम 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर होगा, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल कैपिटल लग रहा है। दूसरा चीज़ कि इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई अमाउंट ऑफ वाटर एक कंसिस्टेंट रूप में चाहिए होता है। किसान भाई और बहनों, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में एक और सिंपल टेक्नोलॉजी जो आप आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं वो है टनल्स। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉली हाउस के अंदर लो टनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन प्लांट्स का ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। टनल्स के फुल साइज के स्ट्रक्चर भी आते हैं जिनमें आप अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये समझने से पहले कि टनल्स हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हमें टनल एज अ स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस में हमने समझा कि हवा बाहर से आ रहा है और ऊपर से निकल जा रहा है। फैन एंड पैड सिस्टम में हमने देखा कि एग्जॉस्ट फैन हवा को खींच रहा है और बाहर पैड के थ्रू ठंडा हवा आ रहा है। लेकिन टनल में केवल साइड से हवा आ सकता है, लेकिन टनल में डिपेंडिंग कि आपका टनल किस प्रकार का है, ये वेंटिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका टनल इस प्रकार का है तो इसमें किसी भी प्रकार का नेचुरल एयर मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये चारों ओर से कवर्ड है। जो भी प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो इस टनल के अंदर रिटेन रहेगा और आपके अंदर का ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। यदि हम एक बड़े साइज टनल का बात करें तो टिपिकली उसमें जो हवा आता है साइड के थ्रू आता है, लेकिन ऊपर में टॉप विंड नहीं होता है ताकि गर्म हवा वहाँ से निकल जाए। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरे पॉली हाउस में गर्म हवा अक्यूमुलेट हो जाए। ज़्यादातर किसान इसे सॉल्व कर सकते हैं एक एयर सर्कुलेशन फ़ैन लगाकर या फिर टनल के एक साइड को खोलकर, ताकि एयर एक्सचेंज कंसिस्टेंट रहे। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन कौन से क्रॉप्स के लिए मैं टनल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक सिंपल फंडा अगर आप समझ जाएं तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि टनल कौन से क्रॉप के लिए सही है और कौन से क्रॉप के लिए गलत। ज़्यादातर हम टनल्स को रेकमेंड करते हैं लो लाइंग क्रॉप्स के लिए, क्योंकि जो बफर जोन होता है, यानी कि डिस्टेंस प्लांट के टॉप से लेकर के पॉली हाउस के टॉप तक, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो भी प्लांट ट्रांसपायर कर रहा है उसको काफ़ी जगह मिलता है पॉली हाउस या स्ट्रक्चर के अंदर, और नेचुरल एयर एक्सचेंज से ह्यूमिडिटी पॉकेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। तो जो भी लो लाइंग क्रॉप्स होते हैं, जैसे आपका सीड प्रोपगेशन, जैसे आपके लीफी वेजिटेबल्स, जैसे आपके बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इन सब के लिए डिपेंडिंग ऑन योर वेदर कंडीशंस आप टनल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम स्टैंडर्ड वाइन क्रॉप्स के बारे में बात करें, जैसे कैप्सिकम, कुकुम्बर या टमाटर, तब इनका बफर जोन यानी कि क्रॉप के टॉप का डिस्टेंस टू पॉली हाउस का टॉप का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आपको टनल लगाना होगा, आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाई टनल लगाना पड़ेगा, जो एक फीजिबल ऑप्शन नहीं है। इन क्रॉप्स के लिए टिपिकली हम रेकमेंड करते हैं आप पॉली हाउस ही लगाइए, वरना जो ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक स्टैंडर्ड रूल है कि जो भी क्रॉप्स का हाइट कम होता है उसे आप टनल में ग्रो कर सकते हैं, और जो भी क्रॉप्स का हाइट ज़्यादा है तब आप उसके लिए एक पॉली हाउस या फिर एक नेट हाउस यूज़ करिए। अब दोस्तों, यदि आप एक ग्रीन हाउस लगा रहे हैं तो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका गटर का डायरेक्शन। भारत में जहाँ पर हम हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि आपका गटर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, ताकि आपके प्लांट पर इनफ लाइट मिले और उस पर शैडो फॉर्मेशन ना हो। दूसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, वेंटिलेशन। ग्रीन हाउस का मेजर ऑब्जेक्टिव है प्लांट के लिए एडिक्वेट वेंटिलेशन इंश्योर करना। नेचुरली वेंटेड पॉली हाउस में दो प्रकार के वेंट होते हैं, एक साइड वेंट और एक टॉप वेंट। आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपके साइड वेंट का साइज़ कम से कम 4 मीटर हो, ताकि जो भी फ्रेश हवा है और कार्बन डाइऑक्साइड है इसके थ्रू अंदर जा सके। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका ऊपर का टॉप वेंट कम से कम 1.2 मीटर्स हो, ताकि जो भी गर्म हवा पॉली हाउस के अंदर से आ रहा है उसमें से निकलने के लिए उसे इनफ जगह मिले। तीसरा और एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप जब ग्रीन हाउस लगा रहे हैं उसमें एंड गटर्स हो, यानी कि पॉली हाउस के दोनों एंड पे गटर्स हो। ज़्यादातर ग्रीन हाउसेज में ये गटर्स नहीं डाले जाते हैं कॉस्ट सेविंग के नाम पर। दोस्तों, गटर का मेजर 2 उद्देश्य होता है। सबसे पहले लेबर गटर पे चढ़ के प्लास्टिक बदल सकते हैं, और दूसरी बात पानी को हार्वेस्ट करना। अगर आप एंड पे गटर्स नहीं लगा रहे हैं और पानी हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कम से कम 4.4 लाख लीटर्स पानी आप हर साल वेस्ट करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि पॉली हाउस के दोनों एंड पर गटर ज़रूर हो। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका स्ट्रक्चर का हाइट।
अब जी हाँ दोस्तों, टनल्स में हाइट कम होता है क्योंकि इसके अंदर आप वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं जिनका खुद ही हाइट कम होता है। यहाँ पे प्लांट को काफ़ी बड़ा बफर जोन मिलता है। यदि आप एक पॉली हाउस में जा रहे हैं या फिर एक नेचुरली बने हुए पॉली हाउस पर्टिकुलरली, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके स्ट्रक्चर का हाइट कम से कम 6.8 मीटर्स हो, और जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर के अंदर वेंटिलेशन बेहतर रहेगा प्लांट के लिए। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, पॉली हाउस का सबसे बड़ा उद्देश्य है ये इंश्योर करना कि आपके प्लांट को अच्छा वेंटिलेशन मिले, तो स्ट्रक्चर हाइट को हमेशा ध्यान में रखिए। दोस्तों, किसान भाई और बहनों, आपने अब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर्स का बेसिक तो समझ लिया है। कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ यूज़ करने चाहिए, कौन से क्रॉप के लिए, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है। लेकिन तब भी मैं कुछ प्रश्न ज़रूर रेकमेंड करता हूँ जो आप खुद से पूछें किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी प्रश्न कि आपका बजट क्या है। यदि आपका बजट बहुत कम है, तब इस सिचुएशन में मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि एक पॉली हाउस या एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आप लगाएं। यदि आपका बजट कम है तो सबसे पहले ओपन फील्ड फार्मिंग से स्टार्ट करिए, वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस और कैपिटल बिल्डअप करिए। फिर नेट हाउस जैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं जो एक 10-15 लाख के इन्वेस्टमेंट रेंज में आप आराम से लगा सकते हैं। जब आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तब आप धीरे धीरे करके एडवांस सिस्टम्स लगाइए, ना कि डे 1 पे कम कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। इससे आप पर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर पड़ सकता है। दूसरा बहुत ज़रूरी प्रश्न, आपको कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी कहा, यदि आप लीफी ग्रीन्स जैसे वेजिटेबल्स करने चाहते हैं तो ये अलग अलग सिस्टम्स में ग्रो हो सकता है। आप एक एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करोड़ रुपए हो सकता है, या फिर एक टनल सिस्टम भी लगा सकते हैं जिसमें कुछ लाखों रुपए में भी आप लीफी ग्रीन्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। यदि आपको एक्सोटिक वेजिटेबल्स करने हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, तब आपके स्ट्रक्चर अलग होंगे। यदि आपको वाइन क्रॉप्स करना है जैसे टमाटर, कैप्सिकम, तो ये ज़्यादातर नेट हाउसेज और नेचुरली वेंटेड पॉली हाउसेज में बेहतर ग्रो करते हैं। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, तीसरा और एक कोरिलेटेड पॉइंट है कि आपके एरिया में टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस कैसे हैं। यदि आपके एरिया में टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ही ड्राई है, तो उन एरियाज़ में आप फायर एंड पैड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको टेम्परेचर कंट्रोल ज़्यादा बेहतर मिलेगा। यदि आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स करना चाहते हैं, यदि आप प्रोपगेशन करना चाहते हैं, टिश्यू कल्चर जैसे क्रॉप्स करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी फायर एंड पैड सिस्टम्स का इस्तेमाल हो सकता है। यदि आपके एरिया में ह्यूमिडिटी लो है लेकिन टेम्परेचर उतना एक्सट्रीम नहीं है, तो नेट हाउस जैसे टेक्नोलॉजी आराम से वहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। ज़्यादातर पूरे भारत में नेचुरली वेंटेड पॉली हाउस इस्तेमाल हो सकता है अनटिल अनलेस आप एक प्रीमियम क्रॉप कर रहे हैं या फिर प्रोपगेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया। चौथा बहुत ज़रूरी प्रश्न जो आपको पूछना ज़रूरी है, हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, लेकिन आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज और एसेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, यानी कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है। उस हिसाब से ना सिर्फ आपका क्रॉप डिटरमाइन होगा, बल्कि आप किस प्रकार का टेक्नोलॉजी लगाएं, कैसे सिस्टम्स लगाएं, कैसे हार्वेस्टिंग पॉइंट्स डेवलप करें, ये सारे फैक्टर्स आपके रिसोर्सेज पर डिपेंड करेंगे। यदि आपके एरिया में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, यदि आपके एरिया में वाटर शॉर्टेज है, तो इन एरिया में आपको एडवांस सिस्टम जैसे फैन पैड सिस्टम्स में तकलीफ आ सकती है। यदि आपके एरिया में पानी का शॉर्टेज है, तो हो सकता है नेचुरली वेंटेड पॉली हाउस लगाकर आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें और अपने वाटर टेबल को बढ़ा सकें। बेसिक रिसोर्सेज और उनका ईज़ ऑफ यूज़ ये डिटरमाइन करेगा कि आप जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं उससे आप कितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। पांचवा और बहुत ज़रूरी प्रश्न जो आपको खुद से पूछना ज़रूरी है कि आप किसको बेच रहे हैं और उनका क्या डिमांड है। आपका बायर कौन है, उनका डिमांड कितने महीने का है, उनका डिमांड क्या वॉल्यूम पर है। अगर आपके बायर का डिमांड पूरे 12 महीना है और वो एक अच्छा प्राइस आपको दे रहे हैं, तो इन सिचुएशन में आप आराम से फैन पैड जैसे सिस्टम लगाकर एक एक्सटेंडेड पीरियड का प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरी ओर अगर आपका सीजनल डिमांड है, तो आप नेट हाउस टेक्नोलॉजी से आराम से अच्छा इन सीजन प्रोडक्शन पा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच मनी। यदि आप लोकल मंडीज में बेच रहे हैं और आपकी वेदर कंडीशन फेवरेबल हैं, तो आप नेट हाउस और नेचुरली वेंटेड पॉली हाउस जैसे स्ट्रक्चर से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सिंपल आंसर है ही नहीं इस प्रश्न का कि मैं कौन सा स्ट्रक्चर लगाऊं। आपको एक थरो रिसर्च करना ज़रूरी है, आपको इन डेप्थ समझना ज़रूरी है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं और आप जो अचीव करना चाह रहे हैं आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से अलाइन करता है कि नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा सबसे पहले कि ग्रीन हाउस का उद्देश्य क्या होता है, प्लांट के मेन प्रोसेस कौन से होते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस में ऑप्टिमाइज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। यदि आप एक स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, आपको कौन से चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमारे देश में कौन से अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हैं और कौन से एरिया और कौन से क्रॉप के लिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर चूज़ करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, आपके बजट, आपके क्रॉप और आपके विजन के हिसाब से कौन सा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर आपको लगाना चाहिए।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपको एक बेसिक क्लैरिटी ज़रूर मिला होगा। अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्यूचर में कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।